महाराष्ट्र में नई सियासी तारीख रकम हुई है। रात की तारीकी में नए ड्रामे की कहानी लिखी गई है। सुबह सवेरे इस कहानी को हकीकत का रूप दे दिया गया। जहां एक जानिब शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना की मिलीजुली सरकार बनाने के लिए गुफ्तगू में मशगूल थे, वहीं इनके भतीजे अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने के अंदरखाने तैयारी कर रहे थे। सुबह हुई तो मंजरनामा अक्सर तब्दील हो चुका था। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वजीर आला की हैसियत से हलफ ले चुके हैं। एनसीपी के अजीत पवार नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ ले चुके हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने दोनों को हलफ दिलाया। सुबह सवेरे 5:45 बजे हिरासत से सदराज हटा लिया गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि नए सियासी मंजरनामे की कहानी शरद पवार और नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता हफ्ते हुई मुलाकात में लिखी गई थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां सामान्य नुमाइंदे अमित इस वक्त जुड़े हैं। अमित, पल पल बदल रही है महाराष्ट्र की सियासत, बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त ताजा अपडेट क्या है आपके पास? क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में? देखिए, ताजा अपडेट की अगर बात करें तो 12:30 बजे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वाईबी चौहान सेंटर में। शरद पवार, अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान, ये सारे लोग जो है पहुंच चुके हैं वहां पर। और उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में पहुंचने वाले। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता है राज पुरोहित, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में चीफ व्हिप भी रह चुके हैं। राज पुरोहित जी, आज जो हुआ कि सुबह जो है शपथ ली गई, अजीत पवार को समर्थन जो है बीजेपी को दिया, किस तरह चीजों को देखते हो? किस तरह आप लोग अब बहुमत साबित करेंगे? क्योंकि सारा जो आंकड़ा है 145 का जादुई आंकड़ा कैसे पाएंगे? बहुत अच्छा घटनाक्रम हुआ है और माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, ये महाराष्ट्र के हित में है। महाराष्ट्र की जनता की यही एक इच्छा थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। एक विकास पुरुष है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के और चड्डा जी के नेतृत्व में वो बहुत अच्छी तरह से काम करे और पिछले 5 सालों में उन्होंने महाराष्ट्र में सही मायने में विकास की गंगा को बहाया है। कोस्टल रोड हो, मेट्रोज हो, डैम्स हो, पानी की योजनाएं हो, सारे क्षेत्रों में देवेंद्र फडणवीस छा गए पूरे महाराष्ट्र में। उस समय हमारी जो मित्र पक्ष था शिवसेना, वो साथ में चुनाव लड़े। जनता ने बहुमत दिया पर शिवसेना ने वो माना नहीं। शिवसेना दूसरे रास्ते गई जिनके साथ नहीं जाना चाहिए था। अभी आपने बोला कि कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। अभी बहुत समय बचा है इनके पास, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, खूब अपना समय गप्पे मारे। आपने कहा शिवसेना दूसरों के साथ गई, वो जिनके साथ जाना चाहती, आप भी तो उन्हीं के साथ गए, अजीत पवार। वो कांग्रेस के साथ गए। कांग्रेस ने हमेशा वीर सावरकर जी का विरोध किया। कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया। कांग्रेस ने हमेशा बाबरी मस्जिद का समर्थन किया। कांग्रेस हमेशा हर मुद्दे पे देश विरोधियों के साथ खड़ी रही। यानी एनसीपी से आप लोगों को कोई विरोध नहीं था कभी? देखिए, शरद पवार जी के और जो सोचने का तरीका और हमारे कई नेताओं के सोचने का तरीका विकास का तरीका है। और अजीत दादा आए हैं, समर्थन किया है और महाराष्ट्र में एक विकास मुक्त विकास युक्त सरकार आ रही है, उसमें शांति है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और अजीत दादा भी आए और आज जो मैं सुन रहा हूँ कई लाइन लगी हुई है आमदारों के आने की, ये देवेंद्र जी के नेतृत्व का करिश्मा है। तो बहुत लोग आ रहे हैं, मजबूत सरकार बनेगी। कोई मैजिक आंकड़ा नहीं 135 का है, ये तो 170 से आगे जाएगी। हमारे खुद अध्यक्ष जी ने कहा है कि 168 तक तो पहुंच गया है। कई सारे निर्दलीय विधायक, कई दूसरे पार्टियों के विधायक भी बीजेपी के टच में हैं। निर्दलीय विधायक तो हमारे साथ ही है। टच में क्या है, हमारे साथ ही है ज्यादातर। क्योंकि 8 तो शिवसेना के साथ थे। नहीं, वो थे। आज निर्दलीय है, वो निर्दलीय ना इधर ना इधर। तो उन्होंने देखा कि जो सरकार अच्छी बने और देवेंद्र फडणवीस की सरकार विकास दे सकती है तो वो विकास के साथ रहेंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और दूसरे भी पार्टियों के कई आमदार देवेंद्र फडणवीस का कार्य क्षमता, उनके काम करने का तरीका, उनके विकास का तरीका देख के जरूर आएंगे। चुनाव के पहले आप इन्हीं अजीत पवार पे जो है कई सारे आरोप लग रहे थे। इन पे सिंचाई घोटाले का भी आरोप है, कई सारे और आरोप है। ईडी भी जांच करी मामले की। अब ये ईडी आप क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिवाली में दिवाली के गीत होते हैं, होली में होली के गीत होते हैं, सर्दी में कपड़े ठंडे पहने जाते हैं, गर्मी में पंखे के नीचे बैठा है, हवाएं बदलती है, मौसम बदलता है, इशू बदलते हैं, सत्ता का कारण। अब जांच का मौसम बदल चुका है। नहीं, जो इशू बदलते हैं। अब मैंने क्या कहा, जो चार्जेस ये है या नहीं, वो तो आज तय हुए नहीं।
चलते रहते हैं, केसेस तो सैकड़ों वर्षों तक चलते हैं। केस है तो अजीत दादा उसके जवाब देंगे। परंतु आज महाराष्ट्र की जनता का हित किसमें है, महाराष्ट्र के किसानों का हित किसमें है, महाराष्ट्र का विकास का हित किसमें है, महाराष्ट्र का चरमुखी विकास किसमें है कि देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनने के हित में है। राजपुरोहित जी, आप 6 बार से ज्यादा जो है विधायक रह चुके हैं, बहुत लंबा अनुभव है आपका। एक रात में तो ये सब तय नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। जिस समय आपने टीवी वालों ने खूब हमारा अपमान किया कि दिव्य पार्टी के ऑफिस में कोई दिख नहीं रहा है, कल मैंने 3 बार देखा, रात को भी देखा कि खाली पड़ा हुआ है कार्यालय, खाली पड़ा हुआ है कार्यालय। आज ये ऐसा होता है कि रणनीति होती है और बीजेपी एक अनुशासन पार्टी है। किसको बोलना, किसको नहीं बोलना, किसको स्टेटमेंट देना, किसको नहीं देना, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आधार पे सब निर्णय हो रहे थे और समय आने पर वो निर्णय हुए और समय आने पे ऐसे निर्णय हुए कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया पत्ता लिखा गया है कि किसको निर्णय लेने की क्षमता कहते हैं। ऐसा जोरदार निर्णय शरद पवार ने कहा है कि एनसीपी पार्टी का और उनसे इसका लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो विधायक हैं काफी संख्या में अजीत पवार के साथ आएंगे आप लोगों के पक्ष में? और आप लोगों ने ये भी कहा गिरीश महाजन ने कि समर्थन जो पत्र होता है विधायकों का वो भी दे दिया गया, लेकिन नवाब मलिक का ये कहना है कि ये सब झूठा है, गलत तरीके से चीजें की गई हैं। देखिए, शरद पवार जी का महाराष्ट्र में एक सम्मान है, एक वरिष्ठ नेता है, वो कहते हैं उस बात का महत्व है। अभी मलिक साहब क्या कहते हैं उनका कोई महत्व है नहीं। मलिक तो बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनके मन में आया जो बोलते हैं। रही बात एनसीपी कितनी आएगी, कितनी संख्या में आएगी, वो शाम तक पता चलेगा, शाम को पता चलेगा और उसके बारे में जो निर्णय होगा कुल मिला के। तो नजर आप देख सकते हैं कि शिवसेना के कारकुन इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। महाराष्ट्र देश में 1 नंबर का स्टेट बनेगा। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कई सारे निर्दलीय विधायकों का समर्थन जो है बीजेपी को, और कई जो दूसरे विधायक निर्दलीय जिन्होंने शिवसेना को समर्थन दिया वो भी इनके टच में है और नंबर जो है काफी बेहतर साफ होने के निर्देश जो दिखाई दे रहे हैं। राजपुरोहित जी बहुत वरिष्ठ नेता है यहाँ पे बीजेपी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सब रणनीति के तहत हुआ है, एक रात में सब नहीं हुआ। आप देखना ये होगा कि 12:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तीनों ही पक्षों की, जिसे नाम जो है विकास आघाड़ी दिया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती हैं। बिल्कुल अमित, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसा राजपुरोहित ने कहा कि शरद पवार की सोच बहुत दूर की है, तो क्या यह माना जाए कि शरद पवार का भी समर्थन ताईद इनको हासिल है बीजेपी को इस वक्त? देखिए ऐसा है कि शरद पवार ने सुबह ट्वीट करके साफ कर दिया था कि अजीत पवार ने उनसे नहीं पूछा, लेकिन ये कह सकते हैं शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का। ये कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो शरद पवार की क्या भूमिका है, उसी भूमिका को अभी 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अजीत पवार ने जो निर्णय लिया है उनसे बिना पूछे लिया है। तो क्या ये मुमकिन है कि इतना बड़ा कद है उनका कि शरद पवार से बगैर पूछे अजीत पवार इतना बड़ा फैसला ले लें? सरकार बनाने का रिजल्ट आए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, 1 महीने में जो फैसला नहीं हो पाया वो एक रात में फैसला हो गया। देखिए शरद पवार और अजीत पवार के बीच मनमुटाव की खबरें बहुत पहले भी आ चुकी हैं। मुझे याद आ रहा है कि कुछ साल पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं जो है घटित हुई थी, जिसमें आपसी परिवार में जो है काफी मनमुटाव हो गया था और अजीत पवार अपने समर्थन विधायकों के साथ जो है पार्टी छोड़ने तक की नौबत आ चुकी थी। लेकिन शरद पवार ने सबको एकजुट करके समझाया, सबके साथ बातचीत की, उस समय जो है परिवार में जो स्थितियां चल रही थी उसको संभाला। अब हम देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी की कुछ दिनों पहले बैठक थी पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के दफ्तर में, और वहां पे बिना बैठक किए जो अजीत पवार वहां से निकलने लगे। और जब पत्रकारों ने उनसे ये पूछा कि आप ये बैठक में नहीं गए, उन्होंने कहा मुझे बैठक की कोई जानकारी नहीं, कोई मीटिंग नहीं है, मैं बारामती के लिए निकल रहा हूं। और उनके चेहरे पे साफ गुस्सा नजर आ रहा था, यानी शायद कहीं न कहीं वो नाराज थे कि शिवसेना को समर्थन न दिया जाए या दूसरी और भी कुछ चीजें हैं। क्योंकि अभी सुप्रिया सुले ने भी अपना स्टेटस व्हाट्सएप पे ये रखा कि परिवार और पार्टी दोनों में जो है फूट पड़ चुकी है। तो कहीं न कहीं जो पवार परिवार है वो भी आहत है, एनसीपी पार्टी भी आहत है। एनसीपी ने 4:30 बजे सभी विधायकों की बैठक जो बुलाई है, कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है और अभी जो है उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के जो ज्येष्ठ नेता है यानी अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे लोग मिलकर अभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। अब देखना ही होगा कि मौजूदा राजनीति पे, मौजूदा हालात पे क्या कुछ ये कहते हैं। बिल्कुल एक चीज और जानना चाहेंगे अमित, जाहिर सी बात है एक ट्वीट में ये कहा है सुले ने कि
परिवार में फूट पड़ चुका है, पार्टी में फूट हो गई है, तो क्या लगता है कितने वफादार निकलेंगे शरद पवार के इस मौके पर? क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन वफादार कितने निकलेंगे? क्योंकि सरकार बन गई है, तो क्या ज्यादातर विधायक भागेंगे बीजेपी की तरफ? देखिए, अजीत पवार का कद जो है एनसीपी में बहुत बड़ा माना जाता है और एक बहुत बड़ा तबका जो है अजीत पवार के साथ है। 54 विधायक जो है अभी जीते थे इस चुनाव में, और हम ये कह सकते हैं कि आधे जो विधायक है वो अजीत पवार के समर्थन में आ सकते हैं। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए जो है शरद पवार जो अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे और 4:30 बजे जो विधायकों को बुलाया गया उनसे बैठक करके सहमति जताई जाएगी कौन से विधायक जो है शरद पवार के साथ है या कौन से विधायक जो है अजीत पवार के साथ है। तो ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, तीनों ही पार्टियों में जो है खलबली मच चुकी है, बेचैनी मच चुकी है और हर कोई जो है अब जोड़ तोड़ की राजनीति करने में जुट चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी निगाहें 12:30 के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो है वो टिकी रहेंगी। आखिरकार ये सारे पक्ष जो है क्या कुछ कहते हैं मीडिया के सामने। चलिए, बिल्कुल अमित, नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।